नमस्कार। प्रणाम इंडिया। सत्य की बात में आपका स्वागत। मैं हूं प्रेम कुमार। आज एक बार फिर दिल्ली की सियासत पर चर्चा, दिल्ली की बात और राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती सियासत की बात। घोषणा पत्र, वचन पत्र, जो भी नाम ले ले, सियासी दल लगातार लेकर आ रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में किसी घोषणा पत्र का, वचन पत्र का और ऐसी किसी भी वादे का कोई बहुत बड़ी अहमियत इन घोषणाओं की नहीं है। क्योंकि घोषणा करने में अरविंद केजरीवाल जी को कोई मात दे नहीं सकता, और घोषणा करके बीजेपी हर बात को जिस तरीके से जुमला ठहरा देती है, उनकी घोषणाओं पर किसी को विश्वास नहीं होता। और कांग्रेस के लिए घोषणाओं का मतलब तब है जब उसके हाथ में से दूर जा चुकी सत्ता उनके करीब आए। कांग्रेस को घोषणाओं से ज्यादा राहुल गांधी के वादों पर भरोसा है, बातों पर भरोसा है, उनके एक्शन पर भरोसा है। और राहुल गांधी ही दरअसल सभी घोषणाओं की जड़ में है। दिल्ली से अब न होगी भूल, सड़क पर राहुल। ये सड़क पर जो राहुल हैं, इसको सब लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। वादे नहीं, राहुल में हसरत हकीकत देख रही है दिल्ली। उन वादों में नहीं कि कोई 500 में सिलेंडर देगा या 500 रुपए की छूट देगा सिलेंडर में, होली पर सिलेंडर देगा कि दिवाली पर सिलेंडर देगा। इन बातों पर दिल्ली की जनता वोट करने नहीं जा रही है। शीला दीक्षित के जमाने की दिल्ली और आज की दिल्ली, कौन दिल्ली को बेहतर बना सकता है और कौन सबसे ज्यादा देश की सियासी जो जरूरत है, वो जरूरत शांति की, सौहार्द की, भाईचारे की, मोहब्बत के दुकान की, उस जरूरत को कौन पूरा कर सकता है। दिल्ली इन विषयों पर वोट करने जा रही है और दिल्ली ने अपना इरादा क्लियर कट जताना शुरू कर दिया है। हम आपको आपके स्क्रीन पर लाना चाहते हैं। राहुल गांधी दिल्ली में पद यात्रा करने जा रहे हैं। पद यात्रा दिल्ली चुनाव में पैदल घूमेंगे, वोट मांगेंगे। एक नई शैली में वोट मांगने की वो शुरुआत कर रहे हैं। इस पर आप सबकी, देश की पूरी नजर है। और दिल्ली में 30 लाख गारंटी कार्ड बांटने का प्लान है। कोई बहुत लंबा चौड़ा वादा नहीं, 5 वादे गिन करके दिल्ली की जनता में बांटे जाएंगे कि क्या कुछ कांग्रेस सत्ता में आने के बाद उनके लिए कर रही है। और इन वादों के साथ राहुल गांधी की पद यात्रा बहुत मायने रखती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वादों की घोषणा करना, वो एक अलग बात है, वो दस्तूर चला रहा है तरीका। लेकिन वादों के साथ पूरे देश, पूरी दिल्ली की जनता के बीच घूमना एक नई शैली राहुल गांधी इजाद करते दिख रहे हैं। 20 जनवरी से, जी हाँ, तारीख भी बता रहा हूं, 20 जनवरी से दिल्ली में हो रही है राहुल गांधी की पद यात्रा। मौजूदगी और तो आप देख ही रहे हैं, रैली हुई, उसके बाद से वो दिल्ली की गलियों में घूमना शुरू करते हैं, दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं, झूठे दावों की पोल खोलते हैं और दिन में ये काम करते हैं और रात पहुंच जाते हैं एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है, एम्स दिल्ली का, जो 1956 में बना, 52 में आधारशिला रखी गई। मनमोहन सिंह की सरकार में 7 एम्स बनकर तैयार थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 13 एम्स का वादा किया गया था, बल्कि 14 का, और उनमें से ज्यादातर अभी तक निर्माणाधीन है। बहुत जगह बन भी गया है तो कार्य में नहीं आ पाया है। यानी एम्स जिस जिस जो कि आज मॉडल है, भाई एम्स क्या है, रेफरल हॉस्पिटल है, जहां सारे अस्पताल में, देश भर के विभिन्न अस्पतालों में जब डॉक्टर थक जाते हैं, मरीज ठीक नहीं होता है, तो वो रेफर होकर के
एम्स आता है, वहां रिसर्च करते हुए डॉक्टरों की टीम उस पर स्पेशल टीम बना बना करके एक एक मरीज को देखती है। इस चिकित्सा व्यवस्था का नाम एम्स है। और ये जाहिर बात है, कांग्रेस की दृष्टि, नेहरू की दृष्टि, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी की दृष्टि जो 52-56 से आगे कैरी फॉरवर्ड होती हुई आगे बढ़ी है। तो उस एम्स में राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, देखते हैं कि एम्स के बाहर कड़कड़ाती ठंड में, ठिठुरती ठंड में कैसे लोग बाहर लेटे हुए हैं, कंबल ओढ़कर लेटे हुए हैं, उनके साथ मरीज भी हैं, तीमारदार परिजन तो हैं ही, मरीज भी हैं। कोई वही सीढ़ी के किनारे लेटा है, किसी को छत नसीब है, बहुतों को छत भी नहीं नसीब। छत नसीब होने का मतलब घर मत समझिए, कहीं दीवार दीवार की के सामने लगी हुई लिंटर छत, उसकी बात कर रहा हूं। अगर मेट्रो है तो मेट्रो का जो दरवाजा बंद होता है उससे पहले जो थोड़ी सीढ़ियां होती हैं, उस छत की बात कर रहा हूं। वहां लोग बैठ करके रात गुजारते हैं, कितनी परेशानी में रहते हैं, लंबी लंबी लाइन, और सुबह से लगना पड़ता है। बहुत सारी उन दिक्कतों को राहुल गांधी रात में जाकर के समझते हैं और महसूस करते हैं। वो मुलाकात अब पद यात्रा में बदलनी जा रही है, पद यात्रा में बदलने जा रही है। और हाँ, एक और जरूरी खबर कि प्रियंका गांधी भी दिल्ली की सड़क पर उतर रही हैं, वह भी पद यात्रा में शामिल हो रही हैं। इस बार दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों यात्रा करेंगी। आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी की उम्र ज्यादा है तो वो पद यात्रा में तो शरीक नहीं होंगे, लेकिन चुनिंदा जगहों पर उनकी मौजूदगी होगी, और चुनिंदा जहां तक उनका शरीर अलाउ करता है वो पूरी यात्रा में उस हिसाब से शिरकत करेंगे। ये कांग्रेस का बड़ा प्लान दिल्ली के चुनाव के लिए सामने आ रहा है। और इसके अलावा जो ताजा खबर है वो है कि राहुल गांधी कुछ घंटों बाद ही बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार, जी हाँ, 18 जनवरी को, अब से कुछ घंटों बाद वहां संविधान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। राहुल गांधी बिहार में, आप जानते हैं कि सियासी घमासान मचा हुआ है। क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सवाल आप रोज सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे। हम कयास लगाने से बचना चाहते हैं। अपनी बात तो हम कह ही चुके हैं कि बिहार में क्या होने वाला है, लेकिन बिहार में जो सियासत करवट ले रही है उसके बीच राहुल गांधी की बिहार में मौजूदगी बहुत मायने रखती है। और आपको यह भी बताना जरूरी है कि बिहार में, पूरे बिहार में, बल्कि एक सूची जारी कर दी है कन्हैया कुमार ने कि कब कब कहां वो पद यात्रा कर रहे हैं, पूरा बिहार घूम रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग रख दी है। लेकिन वो एक अलग बात, राहुल गांधी का बिहार पहुंचना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और 18 जनवरी, कुछ घंटों बाद राहुल गांधी बिहार निकल रहे हैं। वहां संविधान सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं राहुल गांधी। और इसी तरीके से उस वहां एक दिन रुकने के बाद वो वापस दिल्ली जब लौटेंगे तो 20 जनवरी से दिल्ली में पद यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि राहुल गांधी दिल्ली का चुनाव कैसे बदल रहे हैं, उसके तरीके पर, उसके स्टेज पर, इस पर अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इनके बीच एक ऐसे ऐसे कुछ मुद्दों पर घमासान मचा हुआ दिख रहा था। पूरी मीडिया उस पर जूझ रही थी जिन मुद्दों का जनता से कोई सरोकार ही नहीं। उन मुद्दों पर वो लड़ते भिड़ते दिख रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जैसे ही दिल्ली आते हैं, सीमापुरी में उनकी रैली होती है, रैली के बाद सबकी रणनीति में बदलाव होने लगता है। और उन रणनीतियों में जाहिर बात है कि हर चुनाव है तो पार्टी को घोषणाएं लेकर भी आनी पड़ती हैं। और घोषणाएं क्या लेकर आती हैं, कौन सी बात? कोई यहां समानता की बात नहीं कर रहा है,
कोई यहाँ नौकरी रोजगार देने का वादा नहीं कर रहा है, कोई यहाँ स्टूडेंट्स के लिए कोई उसके दूरगामी नतीजों के लिए बात नहीं कर रहा है। स्टूडेंट्स को लेकर के आम आदमी पार्टी ने आज घोषणा की है कि बस में वो फ्री स्टूडेंट्स के लिए भी कर देंगे। ठीक है, और साथ में वो मकसद जोड़ रहे हैं कि स्टूडेंट्स को शिक्षा पाने में अब पैसा बाधक नहीं होगा। ये ज्ञान इलेक्शन के दिन ही क्यों आ रहा है, ये सवाल जरूर सत्ता से जनता पूछेगी, क्योंकि छात्रों को सहूलियत देना इस देश में सबसे पहले अगर किसी ने शुरू किया तो वो कांग्रेस के रिजीम में शुरू हुआ कि छात्र स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो उनको आवाजाही में कंसेशन होगा। हम लोग भी अपने जमाने में जब छात्र थे तो कंसेशन के रेट पर बस में यात्रा करते थे, फ्री तब भी नहीं था, लेकिन छात्रों को सुविधा देने की जो शुरुआत हुई थी वो कांग्रेस के जमाने में हुई थी और वो खत्म कर दिया गया। दिल्ली में 10 साल से छात्रों को सुविधा देने के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? पहले दिल्ली की डीटीसी बस में सुविधाएं दी जाती थी, छात्रों का कंसेशनल रेट लगता था, उनके पास बनते थे और उस पास से छात्र दिल्ली में कॉलेज में पूरे महीने भर के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए हर तरह का पास बनता था बहुत कंसेशनल रेट पर, और छात्र दिल्ली में घुमा करते थे। उस सुविधा को बंद किसने किया? आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो बंद किया, और अब चुनाव के समय में वो छात्र को कंसेशन दे करके कह रहे हैं कि हम आप पर एहसान करेंगे, ये वादा है। अरे ये वादा नहीं अरविंद केजरीवाल जी, ये आपका कर्तव्य था जिसका निर्वहन आपने नहीं किया, जिसका निर्वहन पूरे देश में राजनीतिक दलों ने, गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों ने छात्रों को कंसेशन देना पूरे देश में खत्म कर दिया। उनमें से दिल्ली तो उदाहरण है जहां छात्रों का कंसेशन खत्म किया। तो बस में आप छात्रों को छूट दे रहे हैं तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, उस कर्तव्य से विमुख होने का आपकी याद दिला रहे हैं कि आप कर्तव्य से विमुख हो गए थे और छात्रों को जो कंसेशनल सिस्टम था उसको आपने खत्म किया था। तो ये वादा नहीं, ये अपने आप के लिए कर्तव्य को याद दिलाने की बात है। बीजेपी के जेपी नड्डा जी भी आए वादा लेकर के, लेकिन वादे में उन्होंने किया क्या? थोड़ी सी हम राहुल गांधी से अलग इन वादों की भी चर्चा करते हैं। ये वादे क्या रहे आप देखिए। इन वादों में जो वादा किया, आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए कहा कि 2100 रुपया महीना देंगे, फ्री बस सेवा देंगे। फिर बीजेपी ने कहा कि हम 2500 देंगे, गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 देंगे, और जो भी महिलाओं के लिए योजनाएं या चल रही है उसको हम बंद नहीं करेंगे, चलता रहेगा, जैसे फ्री बस सेवा वगैरह। तो भाई चलता रहेगा तो आप आलोचना किस बात की कर रहे थे? नरेंद्र मोदी जी आके कह रहे थे कि फ्री बीस चला रहे हैं, और आप कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री बीस चलाते रहेंगे। तो निंदा किस बात की? कांग्रेस ने घोषणा की कि हम 2,500 रुपए महीना देंगे, और इसी तरीके से बुजुर्गों की बात करें तो 2,500 रुपए महीना पेंशन देने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है। फ्री तीर्थ यात्रा की बात कर रही है जो पहले से चल रही है। हालांकि पेंशन दिल्ली में बुजुर्गों को नहीं मिल रहा है, ये भी शिकायतें हैं। इसके अलावा बीजेपी कह रही कि 60 से 70 साल के बुजुर्गों को 2,500 पेंशन देंगे, 70 साल से ज्यादा को हम 3,000 देंगे। इसके क्या मतलब है? पहले से तो 2,000 मिल ही रहे हैं, पहले से तो 2,500 मिल ही रहे हैं 60 से ऊपर वाले को, आप 500 रुपए उसमें जोड़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस विषय पर चुप्पी रखी है। स्टूडेंट्स के मामले में हमने बात की, फ्री शिक्षा, फ्री बस, मेट्रो किराया 50%। हाँ, ये बात आपको बताना जरूरी है कि आज अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है कि मेट्रो में भी हम किराया को आधी करना चाहते हैं, लेकिन मेट्रो केंद्र और दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी आकर के इसको अप्रूव करें ताकि हम कंसेशन कर सके, फ्री कर सके, आधा वजन आप ढोएं आधा हम ढोएं, मिल करके छात्रों के लिए फ्री करेंगे। ये आइडिया आज आया है अरविंद केजरीवाल जी को, बीजेपी को तो वो आया भी नहीं था आइडिया, लेकिन चलिए केजरीवाल जी को आइडिया आया।
ये दरअसल ये पॉलिटिक्स है कि बीजेपी को अपने नारे के पीछे लाया जाए, ये राजनीतिक गेम है। और हाँ, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि युवाओं को 8,500 रुपए महीना वो अप्रेंटिसशिप देंगे अगर उनकी सरकार आती है। तो ये योजना लेकर के आए हैं। इस तरह से योजना बनाम योजना, घोषणा बनाम घोषणा, ये तो चल ही रहा है, लेकिन विश्वास किस पर हो? दिल्ली की जनता किस पर विश्वास करने जा रही है? दिल्ली की वर्तमान अरविंद केजरीवाल की सरकार को उन्होंने देखा परखा है, और बीजेपी को तो 3 दशक से सत्ता से दूर रखा है, क्योंकि बीजेपी पर दिल्ली की जनता का विश्वास है ही नहीं, और कोई ऐसा काम भी नहीं हुआ जिससे विश्वास किया जाए। रोजगार के मोर्चे पर बीजेपी की सरकारें बिल्कुल जीरो रहती है। भाई, 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल नरेंद्र मोदी जी ने देश में वादा किया था, लेकिन क्या दिल्ली देश में नहीं है? दिल्ली में आप रोजगार नहीं दे सकते हैं। वो दिल्ली के रोजगार वो केवल अरविंद केजरीवाल देंगे। आप पुलिस का डंडा चलाएंगे, केवल आप सीबीआई ईडी से केवल सबके घर में रेड करवाएंगे। आप कानून व्यवस्था चलाएंगे, एलजी से सरकार चलाएंगे, लेकिन रोजगार देने के नाम पर आप भूल जाएंगे दिल्ली में केंद्र सरकार ने कितने रोजगार दिए, ये बड़ा सवाल है। और दिल्ली के अफसर कर्मचारी सभी भारतीय जनता पार्टी से तो खासे नाराज रहते हैं, और इस वजह से उनको खुश करने के लिए बीजेपी ने अभी 8वें वेतन आयोग का भी शगुफा छोड़ा है। चुनाव के वक्त उसका भी वो फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को बहुत कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। संदीप दीक्षित जिस तरीके से उनको चुनौती दे रहे हैं, घर घर जाकर वो वोट मांग रहे हैं, और ये ध्यान रखिए सिर्फ घर में एक बार नहीं जा रहे हैं। संदीप दीक्षित 3 बार एक एक घर में जा रहे हैं। इतना सघन अभियान, छोटी है नई दिल्ली, कोई इतना बड़ी विधानसभा भी नहीं है कि हर घर में जाया ना जा सके। संदीप दीक्षित उस काम को अंजाम दे रहे हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल के सामने तो एक बड़ी चुनौती है। कुछ और हम ग्राफिक्स रखते हैं घोषणाओं से संबंधित। हेल्थ को लेकर के आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 60 साल के से ज्यादा सभी लोगों को फ्री इलाज दिया जाएगा। ये बड़ी घोषणा उन्होंने संजीवनी नाम से की थी। और बीजेपी ने कहा है कि आयुष्मान योजना को के अलावा 5 लाख का दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त कवर वो देंगे। कुल 10 लाख का हेल्थ कवर वो दिलाएंगे। 60 साल से ज्यादा के सभी लोगों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज कराएंगे। यानी ये वही घोषणा है जो संजीवनी में आम आदमी पार्टी ने की है, उससे कोई अतिरिक्त घोषणा नहीं है। और दिल्ली वासियों को 25 लाख तक का फ्री इलाज की घोषणा की गई है। थोड़ा इस पर हम आपसे चर्चा कर ले। देखिए, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की जो योजना चल रही है, वो योजना आयुष्मान योजना से लाख गुना बेहतर है। जो घोषणा उन्होंने बुजुर्गों के लिए वादा किया है उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो और लेकिन दिल्ली में आयुष्मान लागू क्यों नहीं किया? तो इसकी लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी में चलती है। एक आयुष्मान योजना की सबसे बड़ी बुराई ये है कि वो इतना सिलेक्टिव तरीके से ये इस योजना का फायदा मरीजों तक देती है कि जरूरतमंद मर जाता है अस्पताल में इसी आयुष्मान योजना का कार्ड रख करके, और 5 लाख से ज्यादा का इलाज नहीं होगा। उसमें 3 तरह के बखेरे होते हैं और परेशानी होती है। नतीजा ये है कि ये आयुष्मान योजना पॉपुलर हो ही नहीं पा रही है। साउथ में इस योजना का जरूर बहुत ज्यादा कार्ड बने हैं ऐसा दिखता है, लेकिन इधर बिहार, यूपी, दिल्ली, इन सब जगहों पर इस योजना से किसी को इलाज, इवन हरियाणा में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां मेडिकल से जुड़े हुए, एसोसिएशन से जुड़े हुए डॉक्टरों ने ये घोषणा कर दी है, बजाबते अखबार में छपी खबर है कि वो लोग आयुष्मान योजना के तहत सर्जरी नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसमें जो पैसा हमें मिलता है उससे हम सर्जरी नहीं कर पाएंगे। तो ये आयुष्मान योजना तो फेलियर योजना है और इसकी बहुत आलोचना भी होती रही है। एक नंबर से आप समझते हैं लाखों का ये जो है
कार्ड बनाए गए हैं, ये भी हमने देखा है। यानी एक लूट का अड्डा बन गया है आयुष्मान योजना। उसकी चर्चा कर रहे हैं कि उसके अलावा 5 लाख का और कवर देंगे, बीजेपी की सरकार ये कह रही है। लेकिन कांग्रेस की जो घोषणा इस यहां पर है कि 25 लाख का सुरक्षा कवर, जैसे राजस्थान में उन्होंने घोषणा की थी, ये किसी भी योजना से बेहतर है, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे बीजेपी की गई घोषणा हो। आम आदमी पार्टी ने संजीवनी की घोषणा की है, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को बिना रुके पूरा इलाज, अनलिमिटेड इलाज जिसको बोलते हैं, चाहे सरकारी अस्पताल में हो चाहे निजी अस्पताल में हो, ये घोषणा की है। ये अच्छी घोषणा है, बड़ी घोषणा है। अगर इस पर अमल होता है तो निश्चित रूप से बुजुर्गों को इसका फायदा मिलेगा, और बुजुर्ग इस बात से खुश भी हैं कि कोई हमारे लिए स्पेशली सोचा है। तो ये इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। लेकिन हाँ, कांग्रेस की जो घोषणा है वो 25 लाख का जो सुरक्षा कवर है, वो भी बड़ा कवर है। ये जहां तक सुरक्षा का सवाल, इसकी हम विवेचना इसी तरीके से करते हैं। और सिलेंडर को लेकर के भी घोषणा हुई है। अब बताइए, सिलेंडर को लेकर के अब घोषणा की जा रही है, क्या घोषणा की जा रही है? आम आदमी पार्टी ने सिलेंडर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी ने कहा कि 500 रुपए में हर महीना सब्सिडी देंगे और होली दिवाली में एक एक सिलेंडर फ्री देंगे। जबकि कांग्रेस ने कहा है कि 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, यानी 500 रुपए की छूट नहीं देंगे। 1200 में 500 छूट देंगे तो 700 रुपए में हो गया बीजेपी के राज में। लेकिन कांग्रेस का अगर शासन आता है तो वो 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। इसके आगे बिजली की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी से आगे बढ़ के 200 के बजाय 300 यूनिट बिजली देने का फैसला किया है। और पानी की बात करें तो बिजली आम आदमी पार्टी ने गलत बिल, जो भारी भारी बिल आ रहे हैं उस पर जनता गुस्सा है, तो उनके गुस्से को ठंडा करने के लिए उन्होंने कहा है कि वो गलत बिल माफ कराएंगे और 20,000 लीटर पानी हर महीना फ्री मिलेगा। और बाकी ने किसी ने पानी को लेकर घोषणा नहीं की है। ऑटो चालक को लेकर के बेटी की शादी पे 1 लाख रुपए देने की घोषणा आम आदमी पार्टी कर चुकी है ऑटो ड्राइवरों के लिए। इस बारे में दूसरे दलों ने कुछ नहीं कहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये घोषणा अलग बात है, घोषणा के हिसाब से काम पहले क्यों नहीं हुआ, ये एक क्वेश्चन है। खास करके भारतीय जनता पार्टी, सभी राजनीतिक पार्टियों से एक कॉमन क्वेश्चन बनता है कि आखिर अगर गैस सिलेंडर में फ्री देना है तो कुछ राज्यों की जनता को ही ये क्यों मिलेगा सस्ता सिलेंडर? ये सस्ता सिलेंडर देश की तमाम जनता को क्यों नहीं मिलना चाहिए? ऐसा क्यों होगा कि जहां चुनाव हो वहीं पर इस बात बारे में वादा किया जाए? पूरे देश में एक देश एक चुनाव और क्या क्या दुनिया तमाम नारे दिए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी देती है। लेकिन एक देश में सिलेंडर एक रेट में सस्ते में क्यों नहीं सबको मिलेगा? एक देश में एक सब्सिडी लागू क्यों नहीं होगी? इस बारे में क्यों नहीं? एक देश में एक हेल्थ केयर सिस्टम क्यों नहीं होगा? इन चुनावी वायदों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यही ख्याल आता है, आखिर बीजेपी की जो सरकारें, जो कि सबसे ज्यादा सरकारें बीजेपी की है इस देश में, तो बीजेपी की सरकार अगर अपने ही एक तो सत्ता में है तो पूरे देश में एक नियम लागू कर सकते हैं। एक देश एक नियम इनका नारा रहा है, वो नहीं करते। और उसके बाद जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, 20 से ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं, वहां पर आप सस्ता सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे हैं? दिल्ली में ही देंगे, जब बिहार में चुनाव आएगा तो बिहार में जाएंगे बोलने के लिए। और जहां चुनाव हो गया है, उत्तर प्रदेश के लोगों का माने उनकी क्या गलती है? चुनाव हो गया, बात खत्म हो गई। क्या आपने दिया होली में और दिवाली में सिलेंडर दिया क्या उत्तर प्रदेश में? क्या उत्तर प्रदेश में 500 रुपए की सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए? दिल्ली की जनता बहुत खूबसूरत है, उत्तर प्रदेश की जनता बदसूरत है, उनको नहीं मिलेगा क्या? ये जो छलावा है, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये छलावा पत्र है। तो इस बारे में अब देश में आवाज उठनी चाहिए। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के नागरिक में फर्क क्यों होगा? मणिपुर और दिल्ली के नागरिक में फर्क क्यों होगा?
एक देश के राज्य और दूसरे एक देश के एक हिस्से के राज्य और दूसरे हिस्से के राज्य में सुविधाओं का फर्क क्यों होना चाहिए? ये सवाल आज उन घोषणा पत्र जारी करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से पूछे जाने चाहिए, जो विश्व गुरु और तमाम तरह के तमगे लगाए बैठे रहते हैं कि आप अपने ही देश में नागरिक में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई एक प्रदेश की बेटी को 1,000 रुपया मिलेगा, किसी दूसरे प्रदेश की बेटियों को अपसम्मान राशि बोल के 2,500 और 3,000 देने की बात कर रहे हैं। ये बेटी बेटी में फर्क क्यों हो रहा है, ये भी आज के नेताओं से पूछने की जरूरत है। क्या बेटियां जो दूसरे प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र की बेटियां जो हैं, जिनको मान लीजिए 1,500 रुपए मिल रहे हैं, तो दिल्ली की बेटियां उनको 1,500 से ज्यादा 2,500 देने की बात क्यों कर रही है बीजेपी? भाई फर्क तो होगा, बेटी बेटी में भी फर्क करेंगे क्या? ये सवाल आज देश पूछना चाहता है, जानना चाहता है। लेकिन आपको हम पहले से कह रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव इन झूठे वादों की झंझावात में नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जो सारे प्रश्न हम आपके सामने बोल रहे हैं कि ये घोषणाएं बताती हैं इन नेताओं का चेहरा। जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य में अलग किस्म का इनका चेहरा हो जाता है, अलग पोशाक हो जाता है, अलग भाषा हो जाती है, अलग स्टाइल ऑफ कैंपेन हो जाता है। ये बदल जाते हैं राज्य राज्य में जाकर के। इसको इसलिए जनता इन चुनावी वादों को धकेल करके दरकिनार करके एक फैसला ले चुकी है, और वो फैसला क्रेडिबिलिटी का है, विश्वसनीयता का है कि किसके साथ खड़ा हुआ जाए। वो व्यक्ति जो ईमानदारी से जनता के लिए बोल रहा है, जो ईमानदारी से संविधान बचाने के लिए लड़ रहा है, जो ईमानदारी से देश में हाशिए पर आ चुकी जनता को मुख्य धारा में लाने की बात कर रहा है, वो एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। अब हमारा ध्यान जा रहा है कि हमारे पास 150 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं लंबित हो गई हैं इस दौरान जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। 150 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं माने रखता है। हम सब आप सबका यहाँ स्वागत करते हैं। और हरिशंकर राय जी लिख रहे हैं, राहुल गांधी की साफ सुथरी पॉलिटिक्स देश की जनता के मन में घर बना दी। अब ईवीएम असंवैधानिक मशीन से जनता का वोट चोरी का एक कारण चुनाव आयोग राजीव कुमार की गद्दी ही वोट लूट कर सकती है। ये भावनाएं आम जनता की, आम लोगों की। आपको आप सबका यहाँ स्वागत है। बहुत देर हुई, हमने आपका प्रतिक्रिया आपकी ली नहीं, और मैं कुछ प्रतिक्रियाओं को जरूर यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। अजय गुप्ता जी लिख रहे हैं, अरविंद भाई, एक दिन डीबी पर एक मुस्लिम आया, पहले तो वो ज्योति को बहन बोला। चलिए, ये गप हो रहे हैं, मुस्लिम आया हिंदू आया, ये जो है, क्योंकि यूट्यूब पर कोई नाम से आप किसी का धर्म नहीं पहचान सकते। आप अब तो हालत ये है कि कुंभ लगा हुआ है, साधु को भी फर्जी बता रहे हैं दूसरे साधु, और फिर उसका लिंग चेक कर रहे हैं। कुछ मिलता नहीं है, पता नहीं चलता है वो हिंदू ही होता है। तो एक साधु दूसरे साधु का लिंग चेक कर रहा है, शक का वातावरण इतना गहरा है। तो इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कोई मुसलमान लगता हुआ नाम लिख करके सामने आ जाए, कोई हिंदू लगता हुआ नाम लिखकर सामने आ जाए और अपनी नाम के प्रकृति के विपरीत बात करे, तो आपको अपने आंख कान नाक जो है वो खोल कर रखना चाहिए। इस बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। और आगे हम देखें, बाबूलाल शर्मा जी भी नमस्कार कर रहे हैं, आप सबका नमस्कार। आगे वली अंसारी जी लिख रहे हैं, चीत राम हो या और कोई जरूरतमंद, राहुल गांधी अपनी जाति पैसे से लोगों की मदद करके, जातीय पैसे से मदद करके देख जाते हैं, रहते हैं, देखते रहते हैं। सलाम है राहुल गांधी को। ये उदाहरण रख रहे हैं, वली अंसारी जी ने उदाहरण रखा है, सबका ध्यान खींचा है। वास्तव में
राहुल गांधी ने हर वर्ग के लोगों से मुलाकात करके उनकी बातों को समझाया है। मनोज भांबू जी लिख रहे हैं, प्रेम जी आप प्लीज मेरा ट्वीट पढ़ें, मेरा आकलन लोकसभा चुनाव में 100% सटीक रहा था। आज मैं दिल्ली चुनाव का आकलन करता हूं कि कांग्रेस 10 से 17% वोट मिलेगा तथा 7 से 15 सीट भी जीत सकती है। जो उदाहरण के लिए ओखला विधानसभा कांग्रेस जीत रही है, यह मनोज भांबू जी कह रहे हैं। मनोज भांबू जी बहुत आप सही फरमा रहे हैं, आप अपनी बात पर बने रहें। और हम आपको बताएं कि 20 तारीख को मैं मेरी टीम नैकडोर और नैकडोर आप जानते हैं नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी, जिनके प्रमुख हैं अशोक भारती जी, वो और मैं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन द कन्वर्जेंट मीडिया, ये दोनों मिल करके एक रिसर्च दिल्ली में बीते दिनों किया है। 15 तारीख को यह रिसर्च सर्वे, क्षमा कीजिए रिसर्च मुंह से निकल रहा है, सर्वे किया है। महिलाओं ने दलितों के बीच जाकर के ये रिसर्च किया है। दिल्ली के दलित क्या सोचते हैं, दलितों में किसको जिताने और किसको हराने की भावना है, इसके नतीजे हम लेकर के 20 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं प्रेस क्लब में। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा 3 बजे से 6 बजे के बीच। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जा रहा है। मुझे यकीन है कि उस सर्वे के रिजल्ट से दिल्ली में क्या हो रहा है उसकी तस्वीर जरूर दिखेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो वो उसका भी आपको इंतजार करना चाहिए। और मैं आगे बढ़ूं प्रतिक्रिया में, बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं, जो अपना नाम छुपाता है वो फेक फर्जी बहुरूपिया परिवार से होता है। अजय गुप्ता जी लिख रहे हैं, भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का इंतजार कर रहा हूं। विधि जी ने भी प्रतिक्रिया दी है, सर बीजेपी पूरे साल इलेक्शन की तैयारी करती है और कांग्रेस इलेक्शन की घोषणा होने के बाद यानी बीजेपी रेफरेंस बुक पढ़ती है, कांग्रेस 1 वीक सीरीज पढ़ाकर रिजल्ट वाले दिन अपना नाम मेरिट लिस्ट में ढूंढती है। ये एक आरोप है विधि जी, ये एक आरोप है। संसाधन से युक्त व्यक्ति सरकार 24 घंटे चुनाव प्रचार में लगा रहे तो उसकी तारीफ नहीं हो सकती। वो तो देश को रसातल में ले जाने वाली बात है। लेकिन कांग्रेस चुनाव के आने के समय आप उससे और उम्मीद कर सकते हैं, किसी भी पार्टी से उम्मीद की जा सकती है, लेकिन संसाधनों का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ती हुई नहीं दिखती जिस तरीके से बीजेपी नजर आती है। आगे देखें, प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। मैं सबका को साधुवाद देता हूं, यहाँ हमसे जुड़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते हैं, सब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। और विधि जी लिख रहे हैं, कांग्रेस केंद्र और ज्यादातर राज्यों में सत्ता से बाहर है तो कांग्रेस के पास इलेक्शन की तैयारी के अलावा और कोई काम नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को सबसे पहले अपना संगठन मजबूत करना चाहिए। विधि जी बात तो बहुत सही है, संगठन मजबूत करना चाहिए, लेकिन कोई पार्टी अपना संगठन जानबूझकर कमजोर क्यों करती है? क्या जानबूझकर कमजोर करती है? नहीं। ये जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर मैंने पहले भी दिया है। देखिए, यही सवाल राहुल गांधी से भी मैंने किया था और राहुल गांधी ने जो उत्तर दिया वह उत्तर मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा संगठन निर्माण की प्रक्रिया में, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में है। आइडियोलॉजिकली पार्टी शिफ्ट हुई है, हमने आइडियोलॉजी को डायमेंशन दिया है और उस हिसाब से जब कभी भी आइडियोलॉजिकल चेंज होता है तो पार्टी पुनर्गठित होती है। बहुत ईमानदारी से उन्होंने बात कही। हम देख रहे हैं कि अब ये मैं अपनी बात कह रहा हूं, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने रिजर्वेशन को लेकर के,
सत्ता में 90% लोगों की भागीदारी को लेकर के जो सोच बदली है, जो सोच कांग्रेस में इंसर्ट किया है, वो नई बात है। और इससे पहले कांग्रेस का जनाधार जो खत्म हुआ, कमजोर हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस में निर्माण की प्रक्रिया थोड़ी धीमी रही। जब सत्ता हाथ से चली गई, उस वक्त भाई मनमोहन सिंह जी भी अधिक उम्र के हुए, सोनिया गांधी जी भी अधिक उम्र के हुए, और नए लोगों को लाने की बात जो थी, तो नए लोगों ने संघर्ष का जज्बा जो दिखाना था। नए लोग कौन से लोग थे? नए लोग थे सिंधिया, सिंधिया पुत्र सिंधिया। नए लोग थे वो उत्तर प्रदेश में जितेंद्र प्रसाद जी के बेटे। नए लोग थे महाराष्ट्र में वो भी नेता पुत्र। तो ये सब युवाओं की टीम थी। उन्होंने संघर्ष कभी किया नहीं। राहुल गांधी को वो टीम नहीं मिली अपनी पार्टी से। तब राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नवनिर्माण की तैयारी शुरू की। तब तक बहुत वक्त बर्बाद हुआ, दो चुनाव निकल गए, और राहुल गांधी ने पूरे देश में घूम करके अपने आप से एक नया वर्ग पैदा किया, जो राहुल गांधी का समर्थक है, जो कांग्रेस का समर्थक है, उसकी विचारधारा का समर्थक है, कांग्रेस की संघर्ष करने की क्षमता का लोहा जो लोग मानते हैं, जो राहुल गांधी में उम्मीद देखते हैं, जो राहुल गांधी में एक अक्ष देखते हैं कि वो इस देश के नीति निर्माता हो सकते हैं। हो सकता है कि वो दूसरा महात्मा गांधी साबित हो। ये इसको बहुत अन्यथा आप अर्थ में न ले, किसी से तुलना करना आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ, वो पद यात्रा करना, वो परिवार से ज्यादा देश को अहमियत देना, आंदोलन को अहमियत देना, निस्वार्थ होकर काम करना, बहुत सारे गुण हैं जो मिलते हैं इन दोनों व्यक्तियों में। तो उसको देखते हुए हम देखिए राहुल गांधी देश को माप रहे हैं। ऐसी यात्राएं कर दी जो दुनिया में किसी ने कभी नहीं किया। महात्मा गांधी ने भी ऐसे आंदोलन का तरीका इजाद किया, अहिंसात्मक आंदोलन, किसी ने दुनिया में सोचा ही नहीं था। कुछ नया करने पर ही देश और दुनिया याद रखती है। हमने एक नेता ने, आज के नेता ने या पहले के नेता ने क्या ऐसा किया कि वो बाकी नेताओं से अलग हैं, जुदा हैं? लाल बहादुर शास्त्री की तो बहुत छोटी सी प्रधानमंत्री के रूप में एक छोटा सा कार्यकाल बीता, लेकिन उन्होंने जो जय जवान जय किसान का नारा दिया, उन्होंने जो परिस्थिति के हिसाब से एक समय कम खाने की जो जरूरत बताई, और उस देश की उस समय जरूरत थी, लेकिन बाद में सबक भी लिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ उपदेश दिया। वो हरित क्रांति उनके जमाने में ही, और आगे इंदिरा गांधी के जमाने में ही परवान चढ़ी। वो दूध की क्रांति इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के राजीव गांधी के ही जमाने में परवान चढ़ी। वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में परमाणु बम तैयार करना इंदिरा गांधी के समय में देश ने शुरू किया। उस समय जब हम भूखे थे, हमारा पेट भरा हुआ नहीं था, फिर भी हम परमाणविक शक्ति बनने के लिए बेचैन थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में वो पोखरण विस्फोट हुआ। अब उस पर भी अलग अलग बातें, मैं अभी इस विषय पर नहीं आऊंगा। लेकिन नेतृत्व जो होता है, नेतृत्व दिशा दिखाने का काम करता है। राहुल गांधी ने दिशा दिखलाई है। नहीं तो देखिए वो G23 वाले नेतागण चले गए ना, आज कहीं हैं? उनको या तो राहुल गांधी के सामने में साथ आना पड़ा है, या तो वो एलिमिनेट हो गए हैं। यही हुआ ना, किसी ने निकाला भगाया तो नहीं। राहुल गांधी ने तो अनडेमोक्रेटिकली किसी पर एक्शन ही नहीं लिया, और यही उनकी मजबूती है, यही उनकी कमजोरी भी रही। भाई कमलनाथ की जो है वो चला रहे हैं, चल रहा है, लेकिन उन कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस इतना ही कहा कि चुनाव हारने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लोग अपने अपने बेटे में फंसे रह गए, ये बस इशारा भर किया था। ये सारी चीजें राहुल गांधी की देखनी पड़ेगी, जो उनको दूसरे नेताओं से अलग करती हैं। ये बात मैं इसलिए विस्तार से थोड़ा बताया, चूंकि बड़े आसानी से लोग सवाल पूछते हैं, पर इनकी गहराई में जाइए
राहुल गांधी ने तो कांग्रेस को खड़ा कर दिया, तब आप सोच रहे हैं कि वो सत्ता में आए कि ना आए, कितनी मेहनत करे कि आ जाए। अरे लोगों ने सोचा था कि कांग्रेस अभी कभी आएगी ही नहीं, कांग्रेस मुक्त हो रहा है भारत, इस तरह से सोचा था। उस कांग्रेस को राहुल गांधी ने खड़ा करके दिखलाया है। यही सोच तब भी थी, जब पीवी नरसिम्हा राव जी के जाने के बाद जो संक्रमण का दौर आया सरकारों का, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, लोगों ने कहा हो गया, कांग्रेस का दौर चला गया, अब तो वाजपेयी जी का जमाना है और वो हार ही नहीं सकते। 2004 में भी कोई नहीं सोचता था कि वो हारेंगे, लेकिन सोनिया गांधी ने पूरी कांग्रेस को खड़ा कर दिया, एक नहीं दो दो कार्यकाल दिए देश को। ये कहां थी बीजेपी, क्यों नहीं खड़ी हो गई? बीजेपी में भी तो वाजपेयी आडवाणी जी के बाद में नई फसल आने में कम से कम 10 साल लगे। वो नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने सबको अलग थलग किया, अपनी टीम बनाई और नए तरीके से आए। सत्ता में आने से थोड़ी सहूलियत हो जाती है पार्टी खड़ी करने में, ये समझिए। राहुल गांधी को सत्ता नहीं मिली, विपक्ष में रह करके कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अपोजिशन में रह के, संसाधनों से दूर रह के वो कांग्रेस को खड़ी कर दे रहे हैं। जिस कांग्रेस से लोग सटना नहीं चाहते थे और हटना ही उनकी राजनीति का हिस्सा हुआ करती थी, आज सब कांग्रेस के साथ आके गठबंधन कर रहे हैं। ये कांग्रेस की जीत है, ये उसके मेहनत और कांग्रेस को खड़ा करने का प्रमाण है। अब इसमें ये बात देख सकते हैं कि उनको चुनावी सफलताएं नहीं मिल रही। चुनावी सफलताएं आप देख नहीं रहे कि किस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है। आप देख नहीं रहे कि सारे सबूत ईवीएम चुराने के मौजूद हैं, लेकिन सबूत देना न पड़ जाए इसके लिए कानून ले आया गया कि हम इलेक्टोरल एविडेंस नहीं दे सकते। अरे आप आज तक दे सकते थे, अब आपकी चोरी पकड़ी जाने वाली है तो आप इलेक्टोरल जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है, डिजिटल एविडेंस है, सीसीटीवी वगैरह वगैरह, वो दे नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में हो रही है सुनवाई, केंद्र सरकार को नोटिस गया है, चुनाव आयोग को नोटिस गया है। और कैसे है, इस दौर में चुनाव नहीं जीत पाना कोई फेल्योर नहीं है, संघर्ष है। संघर्ष और असफलता में फर्क समझना पड़ेगा। असफलता तो उसको बोलते हैं जो बिना संघर्ष के मिलती है, लेकिन संघर्ष के साथ मिली हुई असफलता भी उपलब्धि होती है, क्योंकि इसमें जीतने का जज्बा खत्म नहीं होता है, जीतने का जज्बा बरकरार है। यही राहुल गांधी ने जो भी भाषण दिया 2 दिन पहले, जिस पर इतने सारे हंगामे हुए और हो रहे हैं और आगे भी होंगे, वो क्या है? वो राजनीति को स्पष्ट रूप से देखने और दिखाने का एक बुलंद जो है संकल्प है, बुलंद आवाज है कि ये हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के साथ नहीं है, ये भारत सरकार के साथ है। और भारत सरकार का मतलब वो पूरा ताना बाना जिसके जरिए अपोजिशन को क्रश किया जा रहा है, जिसके जरिए लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है, जिसके जरिए एक एक आवाज को दबाया जा रहा है, तानाशाही थोपी जा रही है। पहले कहा जाता था, हम लोग भी कहते थे कि इस बार अगर मोदी सरकार आ गई तो आने वाले समय में लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये कहते थे ना। तो देश तो उसी दिशा में है, लोकतंत्र बचने नहीं जा रहा है। अगर लड़ने राहुल गांधी जैसा व्यक्ति लड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ और उस हमले को वो बर्दाश्त कर रहे, भारत सरकार को भारत बताया जा रहा है। अरे भारत सरकार भारत नहीं है, सरकारें आती हैं जाती हैं, आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन भारत भारत है, देश है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन सरकार तो मिटाई जा सकती। राजतंत्र में क्या सरकार थी? अंग्रेजों का राज था तो क्या भारत सरकार थी? वो अंग्रेज सरकार यहां सरकार हुआ करती थी। तो इसका फर्क समझना पड़ेगा भाई। हम कैसे हम इसमें जरूर निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट भी आता है इसमें, जिससे हमारी लड़ाई है सरकार सरकार जब हम बोलते हैं, राष्ट्रपति भी आते हैं, है लड़ाई राष्ट्रपति से भी। अगर मणिपुर इस तरीके से जल रहा होता है और हमारी राष्ट्रपति खामोश रहती है, तो क्या हमारी लड़ाई राष्ट्रपति से नहीं है? आदिवासी के माथे पर सत्ताधारी दल का व्यक्ति पेशाब करता है
और सब लोग चुप हैं, इंक्लूडिंग राष्ट्रपति, जिनको आदिवासी होने की के कारण राष्ट्रपति बनाया गया है, इसका दावा बार बार बीजेपी करती है। एसटी को हमने बना दिया, वो आदिवासी मुद्दे पर बोलती नहीं है। तो क्या हमारी लड़ाई उनसे नहीं है? सुप्रीम कोर्ट जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित कर देता है, उस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो काला कारोबार हुआ उसकी जांच नहीं हुई, कोई दोषी नहीं पाया गया, कोई कमेटी नहीं बनाई गई, तो क्या ये हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से नहीं है? जो चंडीगढ़ का चुनाव आप जानते हैं कि किस तरह से पलट दिया गया था, जीत दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, यानी गलती दिखाई लेकिन किसी को सजा नहीं दी। ये क्या इसके लिए हमारी लड़ाई नहीं होनी चाहिए? हमारी लड़ाई इसी मायने में इन सब के बीच है। वो ईडी आज कह रहा है कि हमें 120 बी के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, तो आज तक सारे अपोजिशन के नेताओं को क्यों गिरफ्तार किया? आज आप गलती मान रहे हैं तो माफी भी तो मांगो, उन लोगों को रिहा करो, उन लोगों के साथ माफी मांगो कि हमने गलत किया, गलत तरीके से जेल में डाला। तो हमारी लड़ाई क्या ईडी से नहीं है? हमारी लड़ाई क्या उन पूरे संस्थानों से नहीं है जिन्होंने चुन चुन करके जो सत्ता के साथ चले गए उनको बख्श दिया, जो सत्ता के विरोध में रहे उनसे लड़ाई उनको जेल में डाला, उनके खिलाफ आवाज उठाई जाती रही। ये अजय गुप्ता जी कुछ लिख रहे हैं, भाई याद नहीं न्यूज 24 के लड़के आते थे तो उनको पता चला सब अंकल आंटी होते हैं डीबी लाइव पर। चलिए बातचीत ही चल रही है, मैं थोड़ा प्रतिक्रियाओं में आना चाहता हूं। धन्ना सेठ जी लिख रहे हैं, ये फ्रीबीज भारत को कंगाल बनाएगा और हम मिडिल क्लास वाले के लिए टैक्स का बोझ देगा। ये गलत सोच है धन्ना सेठ जी, टैक्स खाली मिडिल क्लास वाला नहीं देता है, टैक्स तो अब हर इंसान देता है जो जीएसटी भर रहा है। वो जमाना गया जब टैक्स मिडिल क्लास वाला देता था, आज तो भीख मांगने वाला व्यक्ति भी टैक्स देता है। सरकार इस मायने में भीखमंगी हो गई है कि भीख मांगने वाले से भी टैक्स अगर ले रहे हैं तो इस सरकार को भीखमंगी सरकार ही कह सकते हैं। तो आज जमाना बदल गया है, इस सोच को बदलिए आप। विजय बहादुर शुक्ला जी लिख रहे हैं, विधि जी देश और प्रदेश में कहां नेचुरल इलेक्शन रिजल्ट घोषित हो रहे हैं? राजीव कुमार ने तो बीजेपी सरकार बनाने के लिए ही कसम खा रखी है, अभी मोदी जी बैलेट पेपर से चुनाव करवा कर देख लें। हरिशंकर राय जी कह रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल बीजेपी के साथ होकर चुनाव लड़ रही है? क्या घोषणा एक ही जैसा है? कोई फर्क नहीं है घोषणा में, घोषणाएं एक जैसी ही हैं। बाबूलाल शर्मा जी लिख रहे हैं, मुझे ब्लॉक कर रखा है सबने सभी चैनल पर। ऐसा क्यों है बाबूलाल जी? ब्लॉक नहीं, कुछ पता कीजिए, कुछ कारण होंगे। और 8th पे कमीशन एक बाबा बड़ा जुमला साबित होगा। और आगे देखें, आगे मैं बाबूलाल जी की प्रतिक्रिया। अरविंद जी आपने फोन पर बात की थी, चलिए ये भी बातचीत ही चल रही है। मुकेश पांचाल जी लिख रहे हैं, प्रेम जी को प्रणाम, कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस का प्रचार गली मोहल्ले से ज्यादा नहीं कर रहे लोग और मीडिया प्रचार काम है, गली मोहल्ले में ही प्रचार होने की जरूरत है। और धन्ना सेठ जी लिख रहे हैं, पंजाब के किसान को अब बोरिया बिस्तर बांधना चाहिए, वहां अब खेती के लायक जमीन रहा नहीं। ये बात भी सही कह रहे हैं, पंजाब से बहुत देश ने हरित क्रांति जो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे उसमें पंजाब की बहुत बड़ी भूमिका थी। आज पंजाब को नए तरीके से देखने की जरूरत है, उनको मदद की जरूरत है। धन्ना सेठ जी लिख रहे हैं, उसमें भी पंजाब के किसान इतने केमिकल यूज किए हैं कि बीमारी तो सबके घर में पहुंचाई ही, ऊपर से जमीन को भी बंजर बना दिया है। ये सारी बातें खेती से जुड़ी हुई। और बाबूलाल जी कह रहे हैं, मैंने भी फोन चैट बॉक्स में दिया था तब। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रतिक्रियाएं लगातार हैं लेकिन मैं सबकी प्रतिक्रियाएं ले नहीं पाऊंगा। और मैं फिर भी जो महत्वपूर्ण है उसको मैं लेता हूं, खोज करके लेता हूं प्रतिक्रिया। बाबूलाल जी लिखे, फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट 18 में 1974 में हुआ था और इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया था 1998 में, तो सेकेंड टाइम हुआ था। बाबूलाल जी आप बहुत सही बात कह रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि पहली बार जब हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, परमाणु परीक्षण किया था, तो कोई पाकिस्तान उसके जवाब में परमाणु परीक्षण नहीं कर रहा था। 98 में जब हमने परमाणु परीक्षण किया
तो हम पाकिस्तान ने 3 दिन के भीतर छगाई में परमाणु परीक्षण करके दिखलाया। इससे तो ये अंदेशा जाता है मानो दोनों देशों ने मिल करके ही आसपास सेटिंग करके ही परमाणु परीक्षण कर लिया हो। उसके बाद क्या हुआ हम जानते हैं, हमारे ऊपर लंबा आर्थिक प्रतिबंध लगा, हमने उसका परिणाम झेला और देश बहुत बड़े संकट में जूझा, और उस संकट से निकालने का काम अगर किसी ने किया तो वो श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। और आगे हम बातचीत करें। प्रसून जी कह रहे हैं, सर बात ये नहीं कि कांग्रेस कब जीतेगी, बात ये है कि तब तक एक पीढ़ी का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। ये अहम बात कर रहे हैं प्रसून जी, बहुत सही बात कर रहे हैं। और आगे देखें तो कांग्रेस पर असफलता जबरदस्ती थोपी गई है, ये भी सही बात, बिल्कुल सही बात विधि जी कर रही हैं। आगे देखें, केबल जी लिख रहे हैं कि धन्ना सेठ इन अमेरिका थे कॉर्पोरेट्स फंड पॉलिटिकल पार्टीज ओपनली इट्स लीगल, अमेरिका में लीगल है ऐसा कह रहे हैं। तो मैं राजा जी की प्रतिक्रिया देता हूँ, प्रेम सर ये हकीकत है कि देश बर्बाद हो चुका है, तुम एक्सेप्ट कर लो। जबरदस्ती एक्सेप्ट कराएंगे, कोई देश कभी बर्बाद नहीं होता। देखिए क्या फिलिस्तीन में इतने सारे बम गिरा दिए गए, तो वो क्या फिलिस्तीन फिर से खड़ा नहीं होगा? हम इतने लंबे समय तक अंग्रेजों की गुलामी में रहे, वो हमें लूट लूट कर अमीर होते रहे, तो हम क्या फिर से खड़े नहीं हुए? तो इस अर्थ में देखें तो हम कभी बर्बाद नहीं होते, लेकिन हाँ निर्दोष जनता को कम से कम दिक्कत हो, ये सोचना सरकार का काम होना चाहिए। जैसन फ्रांसिस लिख रहे हैं, आई हैव नो डाउट इन माई माइंड दैट राहुल गांधी विल वॉक द टॉक अनलाइक द गैस बैग। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आगे देखें, श्री किरण जी लिख रहे हैं, हिंडनबर्ग का क्या हुआ न्यूज। श्री किरण जी, हिंडनबर्ग ने अपने आप को भंग कर लिया है, और हिंडनबर्ग ने जो खुलासे किए वो खुलासे भंग नहीं हो सकते, वो खुलासे तो अब इस धरती पे हमेशा दस्तावेज बनकर रहेंगे। उस पर एक्शन होता है कि नहीं होता है, उस पर सरकार को परीक्षा देती रहनी होगी, ये बात जरूर है। Anna said in India they don't reveal how much funding they are giving. यह तीनों ना हो तो बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ सकती, ना स्टेट्स में ना सेंटर में। ये बात हो रही है, बातचीत हो रही। तो चलिए आज हम अपनी बातचीत को थोड़ा सा दर्शकों से और उनकी प्रतिक्रियाओं से इतर लौटते हैं कि दिल्ली में फिर से हम उस खबर को आपको एक बार याद दिला दें जो खबर हम चला रहे थे। आप देखेंगे राहुल गांधी दिल्ली में पदयात्रा करेंगे और दिल्ली में 30 लाख गारंटी कार्ड बांटने का प्लान कांग्रेस ने बनाया है। 30 जनवरी से दिल्ली में राहुल गांधी पदयात्रा करने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी भी दिल्ली की सड़क पर उतरने जा रही हैं और राहुल गांधी कुछ घंटे के बाद बिहार पहुंचने जा रहे हैं। बिहार में संविधान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है और संविधान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात बिहार के नेताओं से भी होगी। और आप जान रहे हैं कि बिहार में राजनीति बहुत बहुत गर्म है, और क्या गर्म है उस पर अभी घटनाओं को घटने दीजिए, लेकिन बिहार इस तरीके से चुनाव में नहीं जाएगा। बिहार में सियासी समीकरण बदलेंगे और नए सियासी समीकरण के साथ बिहार में चुनाव होंगे। लेकिन फिलहाल सबका ध्यान दिल्ली चुनाव पर है और दिल्ली में खास तौर से राहुल गांधी पर सबकी नजर है। राहुल गांधी ने निश्चित रूप से दिल्ली का चुनाव बदल दिया है। दिल्ली में कांग्रेस लौट गई है, चुनावी लड़ाई में बहुत मजबूती के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी, हमें तो निश्चित रूप से लगता है कि उसको तीसरे नंबर पर जाना पड़ेगा। तो चलिए आगे हम चर्चा करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और राहुल गांधी की सियासत पर भी देश की नजर रहेगी। आप सबसे आग्रह कि प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार।